जाएगा। देखो होता क्या है कि सपोज करो कि ये कोई सरफेस है, मान लो कि ये कोई सरफेस है और मान लो कि इस सरफेस के ऊपर कोई फ्लूइड भरा हुआ है। मान लो कि सरफेस के ऊपर क्या भरा हुआ है, कोई फ्लूइड भरा हुआ है। और मान लो कि अगर मैं इस फ्लूइड को चलाने की कोशिश करता हूं, जैसे मान लो कहीं पानी भरा हुआ है और मैं इस पानी को चलाने की कोशिश कर रहा हूं, तो जैसे ही तुम फ्लूइड को चलाने की कोशिश करते हो तो आपका जो फ्लूइड है ना वो क्या कर जाता है, ऐसे लेयर्स में बढ़ जाता है। फ्लूइड क्या करता है, इस तरीके से लेयर्स में बढ़ जाता है। तो होगा क्या, तुम ध्यान से देखना। ये सपोज करो कि ये एक लेयर है, ये लेयर आपकी एटम से बनी हुई है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज किससे बनी होती है, एटम से। ये ऊपर वाली लेयर है, मान लो ये भी किसकी बनी हुई है, एटम्स की बनी हुई है। ये नीचे एक लेयर है, ये भी लेयर किसकी बनी हुई है, एटम्स की बनी हुई है। तो अब तुम ध्यान से सुनना, देखो अगर ये वाली लेयर आगे जाएगी, ऊपर ही ऊपर वाली, ध्यान से देखो, अगर ऊपर ही ऊपर वाली लेयर आगे जाएगी तो ऊपर वाले एटम इन एटम्स को अपनी तरफ खींचेंगे। तो ऊपर वाली लेयर क्या करेगी, इस लेयर को आगे खींचेगी, लेकिन नीचे वाली क्या करेगी, इस लेयर को पीछे खींचेगी। तो बीच वाली लेयर पे जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। देखो हो क्या रहा है, तुम इसको ऐसे समझो, मान लो ये एक दोस्त है, ये एक दोस्त है, ये एक दोस्त है। तो मान लो ये वाला दोस्त आगे जा रहा है तो ये क्या चाहेगा कि ये दोस्त इसके साथ आगे जाए, लेकिन नीचे वाला दोस्त क्या चाहेगा, ये दोस्त इसके साथ पीछे ही रहे। तो बीच वाले दोस्त पे जो नेट फोर्स आएगा उसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स होता क्या है, तो लिखो अपनी कॉपी में, फोर्स एक्टिंग बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड। फोर्स एक्टिंग बिटवीन, फोर्स एक्टिंग बिटवीन layers of liquid is called as viscous force, is called as viscous force। तो जो लेयर्स के बीच का जो नेट फोर्स होता है ना उसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड, जैसे यहां पे फ्लूइड की 3 लेयर बन गई, तो इन लेयर्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। और इसमें कोई डाउट है अब तक तो पूछो। तो अब तक मैंने क्या पढ़ाया, जो फ्लूइड होता है, जब फ्लूइड चलता है तो कैसे चलता है, लेयर्स में चलता है। और हर लेयर किसका बना होता है, हर लेयर आपका किसका बना होता है, एटम का बना होता है। हर लेयर किसकी बनी होती है, एटम की। तो अगर मान लो कि ये एक लेयर है, इसके ऊपर एक और लेयर है, इसके ऊपर एक और लेयर है, तो अगर ये लेयर आगे जाएगी तो ये बीच वाली को अपने साथ आगे लेके जाना चाहेगी, लेकिन नीचे वाली इसको पीछे खींच के रखेगी। तो बीच वाली पे जो नेट फोर्स लगता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज विस्कस फोर्स। लिख लो अपनी कॉपी में, फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज विस्कस फोर्स। अब तुम ध्यान से समझना, ये कई बार एग्जाम में आता है। लिखो अपनी कॉपी में, फ्लो पैटर्न, फ्लो पैटर्न इन अ पाइप। एक पाइप के अंदर का फ्लो पैटर्न कैसा होता है। देखो तुम समझना पहले इसको, देखो सपोज करो कि ये एक पाइप है और मान लो कि इस पाइप के अंदर कोई लिक्विड का फ्लो हो रहा है। तो याद रखना, ध्यान से सुनना, पाइप के अंदर जो लिक्विड होता है ना वो इस तरीके से फ्लो करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो बीच वाला लिक्विड होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, और जो लिक्विड यहां पे दीवार के टच में है उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी ये जो दीवार है ना, ये दीवार क्या लगाएगी, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी। दीवार क्या लगाएगी, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी। तो जो लिक्विड दीवार के कांटेक्ट में है वो धीरे धीरे चलेगा, और जो लिक्विड दीवार से दूर है वो तेज चलेगा। तो कोई तुम्हें पूछे कि यार पाइप के अंदर 3 एटम है, एक यहां पे, एक यहां पे, एक बीच में, तो बताओ सब किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो जो एटम सरफेस से सबसे दूर है इसकी वेलोसिटी से ज्यादा होगी, इसकी थोड़ी कम होगी, और इसकी सबसे कम होगी। तो पाइप के अंदर आपका फ्लो पैटर्न कैसा रहता है, इस तरीके का रहता है। तो जो लिक्विड एटम्स दीवार के पास है धीरे चलेंगे, जो दीवार से दूर है और बीच में है वो क्या करेंगे, आपके तेज चलेंगे। तो ये आपका लिक्विड का फ्लो पैटर्न रहता है। बना लो इसको अपनी कॉपी में। तो एग्जाम में आ जाए तो आपको कैसे ड्रॉ करना है, ऐसे। तो बीच वाले का एरो लंबा रखना और फिर धीरे धीरे क्या करना, एरो ऐसे छोटे करते जाना, और सेम नीचे भी ऐसे ही कर देना। बीच वाला लंबा रखना और धीरे धीरे एरो छोटे करते जाना, और फिर इस तरीके से ज्वाइन कर देना।
तुम्हें पता है, तुम लोगों ने ये देखा भी होगा, ये तुम्हारे घर पे केचप की बोतल है, तो अगर अपन केचप की बोतल को उल्टा करते हैं और केचप निकालते हैं, तो तुम मुझे बताओ केचप, कौन सा वाला केचप पहले बाहर निकलता है? बीच वाला बाद पहले बाहर निकलता है और साइड वाला सबसे बाद में निकलता है। क्यों? क्योंकि साइड वाला किसके कांटेक्ट में? दीवार के कांटेक्ट में, और बीच वाला जल्दी जल्दी बाहर निकल जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कभी ध्यान से देखना। ठीक है, तो एक हमने पढ़ा विस्कस फोर्स, दूसरा हमने पढ़ा फ्लो पैटर्न इन द पाइप। अब तक कोई डाउट है तो पूछो। अब तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। महानत कोई डाउट है? यश, अब्दुल कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है सर। क्लियर है? मानक कोई डाउट है? अब्दुल कोई डाउट है तो पूछो, सर नहीं इस तो पे आगे बढ़ो। क्वेश्चंस। हाँ, क्वेश्चन में सर। देखो, अब मैं इससे क्वेश्चन करा रहा हूं, अब तुम ध्यान से समझना। देखो, तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है पहले तुम समझना। सपोज करो कि ये सरफेस है, और मान लो कि सरफेस के ऊपर कोई लिक्विड भरा हुआ है। मान लो ये सरफेस है और ये सरफेस के ऊपर कोई लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, और मान लो कि यहां पे ऊपर एक प्लेट है जो ऊपर तैर रही है लिक्विड के ऊपर, और मान लो कि इस प्लेट का एरिया है ए, और मान लो ये थिकनेस है एल, और मान लो कि मुझे इस प्लेट को वेलोसिटी वी से मूव करना है। तो अब तुम ध्यान से सुनना, अगर इस प्लेट को मुझे इस लिक्विड के ऊपर मूव करना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक तो फोर्स डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे, आपको जितना तेज प्लेट को मूव करना है आपको उतना फोर्स लगाना पड़ेगा। दूसरा फोर्स डिपेंड करेगा एरिया पे, क्योंकि जितना ज्यादा इस प्लेट का एरिया है, इस प्लेट के ऊपर उतने ज्यादा एटम होंगे, और जितने ज्यादा एटम होंगे प्लेट के ऊपर उतना ज्यादा प्लेट पे फोर्स लगेगा। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और तीसरा याद रखना, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। याद है अभी मैंने तुम्हें बताया कि दीवार के पास हो तो लिक्विड धीरे चलता है, दीवार से दूर हो तो लिक्विड आराम से चलता है। तो जितना ज्यादा लेंथ होगा आपको फोर्स उतना कम लगाना पड़ेगा। इन तीनों प्रोपोर्शन को रिप्लेस करते हैं मैं कांस्टेंट से, वो कांस्टेंट होता है ईटा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है ईटा ए वी बाय एल, और ये ईटा होता है तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा क्या होता है? लिख लो अपनी कॉपी में, ईटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बोट वर्सेस सबमरीन में सबमरीन फास्ट होगी ड्यू टू लेस फ्रिक्शन। अब्दुल, अब्दुल अभी मैं पता है जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, उसमें जो चीजें अपन मूव कर रहे हैं वो सरफेस पे मूव कर रहे हैं, और सबमरीन क्या करती है? पानी के अंदर मूव करती है। तो वहां पे विस्कस फोर्स नहीं आता है, वहां पे आता है स्टोक्स फोर्स, जो अपना अगला टॉपिक है। विस्कस फोर्स की बात अपन कब करते हैं? जब कोई चीज लिक्विड के सरफेस पे मूव करती है। तो एक तो फोर्स डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे, एक फोर्स डिपेंड करेगा एरिया पे, एक फोर्स डिपेंड करेगा एल पे। तो कई लोग पूछ रहे एल क्या है? एल का मतलब है कि आपकी जो प्लेट है वो आपके सरफेस से कितना दूर है। तो जितनी प्लेट सरफेस के पास होगी, सरफेस मतलब ये नीचे वाली दीवार है ना, यहां पे ये लिक्विड सरफेस की बात नहीं कर रहा हूं, इस एल का मतलब है दीवार। तो आपकी प्लेट दीवार से जितना दूर होगी उतना उस पर कम फोर्स लगाना पड़ेगा, जितनी दीवार के पास होगी उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इन तीनों प्रपोर्शन को रिप्लेस करो ईटा से। ईटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसकी एसआई यूनिट। देखो एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं। फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। ईटा की तो निकालनी है। एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी की होती है मीटर अपॉन सेकंड। लेंथ की होती है मीटर, तो मीटर से मीटर गया। तो ईटा की एसआई यूनिट कितनी है? देखो, सेकंड को ऊपर भेजो और मीटर स्क्वायर को नीचे भेजो, तो न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। और कई लोग इसको पास्कल सेकंड भी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर पास्कल होता है। लिख लो अपनी कॉपी में। तो ये आपका विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ईटा ए वी बाय एल। ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए मतलब एरिया, वी मतलब वेलोसिटी, एल का मतलब है कि जिस प्लेट को आप मूव कर रहे हो
वो आपके दीवार से कितना दूर है। दीवार मतलब जहां पे आपका सरफेस आ जाता है वहां पे लिख लो। और ये एफ क्या होता है? ये एफ होता है आपका विस्कस फोर्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं इसका। तो आप सब लोग आंसर करना इस क्वेश्चन का। सपोज करो कि मेरे पास ये दीवार है और मान लो कि इस दीवार के ऊपर कोई लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, और मान लो कि इस लिक्विड के ऊपर एक प्लेट है। मान लो इस प्लेट की लेंथ है 10 मीटर और ये साइड है 5 मीटर। और मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि मुझे इस प्लेट को 100 मीटर पर सेकेंड से मूव करना है। और आपको ये जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर दे रखी है और ईटा आपको दे रखा है 20 पास्कल सेकेंड। तो आप मुझे बताओ कि मुझे इस प्लेट पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। लगाओ दिमाग, सब फॉर्मूला पुट करो, निकालो आंसर क्या आएगा इसका। कितना आएगा देखो। फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है? ईटा ए वी अपॉन एल। चेक करो यहाँ पे ईटा कितना है, 20। चेक करो इस प्लेट का एरिया कितना है। देखो एरिया का मतलब होता है कि कितने पार्ट पे आपका फ्लूइड टच कर रहा है। तो 10 × 5 कितना हो जाएगा? 50। चेक करो वेलोसिटी कितनी है? 100। एल का मतलब क्या होता है? आपकी जो प्लेट है वो दीवार से कितनी दूर है? 2। तो नीचे आ जाएगा 2। तो कितना आया? यह आ गया 10। तो ये कितना आया तुम्हारा? 1 2 3 4, 50,000 न्यूटन। ये आपका आंसर है, विस्कस फोर्स। तो आपको इस प्लेट पे इतना फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके ये प्लेट किससे मूव करेगी? 100 मीटर पर सेकेंड से। अब कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है? ईटा ए वी बाय एल। ईटा यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी मतलब वेलोसिटी, एल का मतलब होता है कि आपकी जो प्लेट है वो सरफेस से, दीवार से कितनी दूर है। ये होता है आपका एल। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, स्टोक्स फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, स्टोक्स फोर्स। तो स्टोक्स फोर्स कब लगता है पहले लिखो अपनी कॉपी में। व्हेन अ बॉडी, व्हेन अ बॉडी मूव्स इनसाइड अ फ्लूइड। तो अगर कोई बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर चल रही है जैसे सबमरीन, तो व्हेन ए बॉडी मूव्स इनसाइड ए फ्लूइड द फोर्स ऑन इट ड्यू टू फ्लूइड स्टोक्स फोर्स। स्टोक्स फोर्स। तो अब तुम खुद मुझे बताओ, सब ध्यान से सुनना। देखो सपोज करो कि ये एक पतला आदमी है और मान लो कि ये एक मोटा आदमी है। ठीक है, और मान लो कि दोनों साइकिल चला रहे हैं। क्या चला रहे? साइकिल चला रहे हैं। तो जब अपन साइकिल चलाते हैं तो अपनी बॉडी से हवा टकराती है, तो हवा अपने पे क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। तो अब खुद मुझे बताओ, इस पतले आदमी का तो सरफेस एरिया वैसे ही इतना कम है, तो इससे कितनी हवा टकराएगी? ज्यादा टकरा ही नहीं पाएगी। लेकिन इस मोटे आदमी का सरफेस एरिया इतना ज्यादा है, तो इससे कितनी ज्यादा हवा टकराएगी? तो जो फोर्स होता है वो एक तो डिपेंड करता है रेडियस पे। रेडियस मतलब ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है। अगर जैसे छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो उस पर फोर्स कम लगेगा, अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। दूसरा आपका फोर्स डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। देखो अगर तुम जैसे मान लो कभी स्कूटी चलाओ, तो तुम अगर स्कूटी धीरे धीरे चलाओगे तो तुम्हें लगेगा ही नहीं कि हवा तुम पे फोर्स लगा रही है। लेकिन यही तुम तुम्हारी स्कूटी तेज चलाना, तो तुम्हें लगेगा हवा भी तुम्हें झटका मार रही है। तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा फोर्स। और तीसरा एफ डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। कैसे? सपोज करो कि एक तुम साइकिल चला रहे हो हवा में और मान लो एक तुम साइकिल चला रहे हो पानी में। तो आप मुझे बताओ किस केस में आप पे ज्यादा फोर्स लगेगा? पानी वाले केस में
क्योंकि पानी का ईटा ज्यादा होता है। ईटा का मतलब होता है कि आपका जो फ्लूइड है वो कितना गाढ़ा है, जैसे शहद कितना गाढ़ा होता है, तो शहद का ईटा ज्यादा होता है। पानी क्या होता है, पानी बिल्कुल गाढ़ा नहीं होता, तो पानी का ईटा कम होता है। तो इन तीनों प्रपोर्शन को रिप्लेस करते हैं हमें कांस्टेंट से, वो कांस्टेंट होता है 6 पाई। तो स्टोक्स फोर्स का फॉर्मूला आता है 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पे आर का मतलब है रेडियस, यहाँ पे वी का मतलब है वेलोसिटी, और यहाँ पे ईटा का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लिख लो अपनी कॉपी में। तो स्टोक्स फोर्स का फॉर्मूला कितना आया, 6 पाई ईटा आर वी। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। सिक्स पाई ईटा आर वी। ईटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर मतलब रेडियस, वी मतलब वेलोसिटी। लिख लो। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ विस्कस फोर्स और स्टोक्स फोर्स में क्या अंतर है, तो अगर कोई बॉडी किसी फ्लूइड के सरफेस पे चलती है तो विस्कस फोर्स, अंदर बॉडी फ्लूइड के अंदर चल रही है तो स्टोक्स फोर्स। और स्टोक्स फोर्स किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे, वेलोसिटी पे, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। कोई डाउट है इसमें तो अब आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है, मानद लिख ले इसको, अब्दुल लिख लो इसको। कई बार एग्जाम में आता है कि बताओ स्टोक्स फोर्स का फॉर्मूला क्या है या विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टाइप ऑफ फ्लो। टाइप ऑफ फ्लो। देखो अब तुम ध्यान से देखना, तुम लोगों ने कभी नदी में पानी बहते हुए देखा है? तो नदी में जो पानी बहता है ना, वो एकदम शांत स्वभाव का होता है, और पानी एकदम एक ही डायरेक्शन में जा रहा होता है, इस तरीके से। लेकिन जैसे ही तुम मान लो रास्ते में कोई भाटा रख दो, मान लो रास्ते में कोई स्टोन रख दो, तो टकराने के बाद अब पानी हरके ही जाता है। तुमने देखा है, टकराने के बाद पानी हरके ही जाता है, ऊपर नीचे साइड पीछे। तो ये टकराने के पहले का जो पानी है ना, इसको बोलते हैं हम लेमिनार फ्लो। इसको हम क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो। और टकराने के बाद वेलोसिटी हर कहीं होती है, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा, हर कहीं जा सकता है। तो टकराने के बाद जो होता है वो होता है आपका टर्बुलेंट फ्लो। तो लेमिनार फ्लो जनरली कब पॉसिबल है, जब आपकी स्पीड कम होती है, लो फ्लो स्पीड। टर्बुलेंट फ्लो कब होता है, जब आपकी हाई फ्लो स्पीड होता है, मतलब आपका जो फ्लूइड है वो बहुत तेज तेज चल रहा है। याद रखना, अगर लेमिनार फ्लो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक लेयर ने दूसरी लेयर को बांध के रखा हुआ है, ये एक दूसरे को भटकने देते ही नहीं है। मतलब अगर लेमिनार फ्लो है तो विस्कस फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो हाई विस्कस फ्लो या फिर हाई विस्कस। और टर्बुलेंट फ्लो में आपका लो विस्कस होता है, क्योंकि यहां पे आपके पार्टिकल हर कहीं जा रहे हैं, किसी ने एक दूसरे को पकड़ के रखा ही नहीं हुआ है, तो मतलब विस्कोसिटी कम है। जैसे अगर शहद है और पानी है, तो शहद का फ्लो काफी लेमिनार होगा, धीरे धीरे चलेगा शहद। यही पानी है तो पानी तेज चलता है, टर्बुलेंट। तो लेमिनार मतलब लो फ्लो स्पीड, टर्बुलेंट मतलब हाई फ्लो स्पीड। लेमिनार मतलब हाई विस्कोसिटी, टर्बुलेंट मतलब लो विस्कोसिटी। एक तो तुम्हें ये डिफरेंस याद रखना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी एट ए पॉइंट इज कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। मतलब अगर यहां पे फ्लूइड आगे जा रहा है तो हमेशा यहां पे जो फ्लूइड है वो आगे ही जाएगा। लेकिन टर्बुलेंट में कोई भरोसा नहीं है, पानी कहीं पे भी चला जाता है, तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। या फिर आप लिख सकते हो वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम। तो जो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज करती है। यहां पे वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है। लेमिनार मतलब अंदर बहुत हाई विस्कोसिटी है, तो एक लेयर ने दूसरी लेयर को पकड़ के रखा हुआ है, तो ये आराम से चलते, साथ साथ अलग अलग होने ही देते। यहां पे लो विस्कोसिटी है, मतलब सब पार्टिकल हर कहीं जा रहे हैं। लेमिनार लो फ्लो स्पीड, टर्बुलेंट हाई फ्लो स्पीड। लिख लो अपनी कॉपी में। तो राइट एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये रहे।
तो ये टाइप ऑफ फ्लो है। बस एक टॉपिक और है, वो अपने को लिखना है, ये लिख लो अपनी कॉपी में। तो कोई तुम्हें पूछे लेमिनार में बताओ फ्लो स्पीड क्या होती है, कम होती है, विस्कोसिटी ज्यादा होती है, और किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। टर्बुलेंट में हाई फ्लो स्पीड, विस्कोसिटी क्या होते हैं पता ही नहीं, क्योंकि विस्कोसिटी अगर होती तो ये अलग अलग होते कैसे, विस्कोसिटी नहीं तभी अलग अलग हुए। और इसमें वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। ठीक है, तो ये लेमिनार है, ये टर्बुलेंट फ्लो है। अब अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि यार ये कोई पाइप है और इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो आप मुझे बताओ कि लेमिनार फ्लो है कि टर्बुलेंट। तो वो कैसे पता करते हैं? वो पता करने के लिए अपने पास होता है रेनॉल्ड्स नंबर, और रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है रो वी डी अपॉन ईटा। आरई मतलब होता है, आरई का मतलब होता है रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर। यहां पे रो मतलब होता है डेंसिटी, वी मतलब होता है वेलोसिटी, डी का मतलब होता है डायामीटर, और ईटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू निकाल के पता पड़ता है कि अपना किस तरीके का फ्लो है। तो रो मतलब डेंसिटी, वी मतलब वेलोसिटी, डी मतलब डायमीटर, ईटा मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो याद रखना, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1000 से कम है तो एक बात पक्की है कि ये फ्लो कौन सा होगा, लेमिनार, या फिर कई लोग इसको क्या बोलते हैं, कई लोग इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आपकी 2000 से ज्यादा है, मतलब एक बात पक्की है कि ये कौन सा फ्लो है, ये आपका टर्बुलेंट फ्लो है। अगर आपका रेनॉल्ड नंबर मान लो 1000 से ज्यादा है और 2000 से कम है, इसका मतलब ये कौन सा फ्लो है, ये आपका अनस्टेडी फ्लो है। मतलब अपन नहीं बोल सकते कि ये किस तरीके का फ्लो होगा, अनस्टेडी। तो 1000 से कम है मतलब पक्का लेमिनार है, 2000 से ज्यादा है मतलब पक्का टर्बुलेंट है, 1000 2000 के बीच में है मतलब अनस्टेडी फ्लो है। और याद रखना, रेनॉल्ड नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। तो अगर इसे मान लो दे रखा है कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1000 है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये यूनिट लेस होता है। तो रो मतलब डेंसिटी, वी मतलब वेलोसिटी, डी मतलब डायमीटर, और ईटा का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। ईटा का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वी मतलब वेलोसिटी, डी मतलब डायमीटर, और रो का मतलब होता है डेंसिटी। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें पूछता हूं, तो मान लो क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि अपने पास एक पाइप है और इस पाइप में कोई फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, और मान लो आपको दे रखा है कि जो डेंसिटी है वो है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मान लो आपका जो फ्लो हो रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड से हो रहा है, और मान लो आपको ईटा दे रखा है 20, और डायमीटर आप पाइप आपको दे रखा है 1 मीटर। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ ये वाला जो फ्लो है वो लेमिनार है कि टर्बुलेंट, तो वो कैसे पता करते हैं? वो पता करते हैं रेनॉल्ड नंबर से। तो रो वी डी अपॉन ईटा। तो रो मतलब डेंसिटी, वो कितना है 1000, वी मतलब वेलोसिटी कितना है 10, डी मतलब डायमीटर कितना है 1, ईटा मतलब कितना है 20। तो ये 0 से 0 गया, तो ये कितना आ गया 500। और ध्यान से देखो, आपका रेनॉल्ड नंबर अगर 500 से कम है मतलब ये कौन सा फ्लो है, एक बात पक्की है कौन सा फ्लो है, ये आपका लेमिनार फ्लो है। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया कि रेनॉल्ड नंबर कैसे निकालते हैं? तो अब तक कोई डाउट है तो पूछो। टाइप ऑफ फ्लो, रेनॉल्ड नंबर, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला, स्टोक्स फोर्स का फॉर्मूला, अब तक कोई डाउट है तो पूछो। बस एक लास्ट टॉपिक और करा दूंगा मैं तुम्हें, फिर मैं खत्म करूंगा। लिख लो, और कोई डाउट है रेनॉल्ड नंबर में तो आप पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में,
relation between pressure and velocity in a fluid. रिलेशन मतलब यहां पे कोई इक्वेशन नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट है. सपोज करो कि ये कोई सरफेस है और मान लो कि इस सरफेस के ऊपर आपका जो लिक्विड है वो स्टेशनरी है. स्टेशनरी का मतलब क्या है कि आपका लिक्विड यहां पे बैठा हुआ है. ठीक है, तो अब तुम सब ध्यान से सुनना. मान लो कि ये कोई सरफेस है और अभी आपकी वेलोसिटी कम है, मतलब लिक्विड जो है वो सरफेस पे बैठा हुआ है. तो इस वक्त क्या होगा, ये एटम भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, सारे एटम फोर्स लगाएंगे. तो अगर जो लिक्विड है वो बैठा हुआ है, मान लो लिक्विड की वेलोसिटी बहुत कम है, तो आपका प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है. यही मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि अब ये लिक्विड मूव कर रहा है. मूव कर रहा है मतलब अब जो आपके एटम्स है वो ठहरे हुए नहीं है, वो सब कहां जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं. तो अब हो सकता है कि एक या दो एटम ऐसे हो जो आपके सरफेस के कांटेक्ट में हो, तो खाली यही दोनों आपके फोर्स लगाएंगे. तो अगर आप वेलोसिटी बढ़ा दोगे तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो याद रखना, लिखो अपनी कॉपी में कि प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर. तो अगर मान लो कोई लिक्विड है किसी कंटेनर में भरा हुआ है, तो प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है. तो अगर आप फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ाओगे तो वॉल्स पे जो प्रेशर है वो आपका कम हो जाएगा. आया तुम्हें समझ में? तो अगर आप फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ाओगे तो कंटेनर की वॉल पे जो प्रेशर है वो आपका कम हो जाएगा. तो वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा. याद रखना. तो कोई तुम्हें पूछे कि मेरे पास दो पाइप है, एक पाइप ये, एक पाइप ये, और मान लो कि इस पाइप में फ्लूइड की वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड, इस पाइप में वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, और मैं पूछूं कि बताओ कौन से पाइप के वॉल पे ज्यादा फोर्स होगा. तो जहां पे वेलोसिटी कम होगी वहां पे आपका प्रेशर भी ज्यादा होगा और फोर्स भी ज्यादा होगा. याद रखना, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है. और कोई अब डाउट है तो पूछो. यश, और कोई डाउट है तो पूछ, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक वो है अपना सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी. तो आज मैं नहीं कर रहा हूं, आज बाकी दो तीन लोग भी नहीं है. और कोई डाउट है तो पूछो. तो टाइप ऑफ फ्लो, स्टोक्स फोर्स, विस्कस फोर्स, रेनॉल्ड नंबर, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो और रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वेलोसिटी. इसमें आप कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो. क्लियर है सर. क्लियर है अब्दुल भाई? क्लियर है? सर अपन पाइप में फिंगर लगाते तो सर वेलोसिटी तो हाई हो जाती है ना वाटर देख की. देख देख, आप मैं देखो बताता हूँ. देख, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तूने. देख, तेरे क्वेश्चन का आंसर क्या है तो देख, ध्यान से सुनना. ये जो प्रेशर की मैं बात कर रहा हूं ना, ये कौन सा प्रेशर है जो पाइप की दीवारों पे लगेगा, है ना. जैसे तू बोल रहा है कि सर अगर मैं इस पाइप में छेद करूं और मान लो कि सर मैं यहां पे अपनी उंगली डाल दूं यहां पे, तो देख तेरी उंगली पे जो प्रेशर लगेगा ना, अगर इधर बीच में कोई भी पॉइंट ले यहां पे, तो यहां पे जो प्रेशर होगा वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगा. लेकिन इस पाइप की जो दीवारें हैं, दीवारों पे जो प्रेशर होगा वो तेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगा. तो तूने जो पूछा वो एकदम सही है. लेकिन तू जो प्रेशर की बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है? अगर यहां पे तेरी उंगली यहां पे है तो सही बात है, अगर यहां पे मान ले फ्लूइड स्टेशनरी है तो तेरे हाथ पे कम प्रेशर लगेगा. अगर यही पानी तेज आ रहा है तो तेरी उंगली कट के निकल भी सकती है. तो अगर बीच में किसी पॉइंट पे लेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. लेकिन अगर मैं बोलूं कि दीवारों के, तो दीवारों की अगर बात करें तो दीवारों पे तो जो प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगा. आया समझ में अब्दुल? और कोई डाउट है तो पूछ. यश, और कोई डाउट? अब्दुल, अब लेना, अब तू आना चाहे तो घर पे भी आ सकता है पढ़ने के लिए, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है. अब काफी लोग घर पे ही आते हैं पढ़ने के लिए, है ना. तो मैं तुम्हें टाइम दे दूंगा, तो तुम चाहो तो आ सकते हो, है ना. सर नेक्स्ट वीक में उदयपुर आ जाऊंगा सर, फिर आप टाइम बता हाँ दिएगा हाँ, मैं आ तो तू घर ही आ जाना, है जाऊंगा. ना. यश, तू भी अब घर पे ही कर लिया कर, कोई दिक्कत की बात नहीं है. यश, तेरा भी ज्यादा नहीं बचा है अब, तो आराम से घर पे भी कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है. टॉपिक्स तेरे सारे खत्म. ठीक है, चलो, ओके यार, बाय बाय. सर हाँ, पूछो पूछो पूछो.
थैंक यू। सर अगर मैं कल से ऑफलाइन ली नहीं आऊँ और ऑनलाइन ही अगर आप करवा दो तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे एग्जाम्स पास आ रहे हैं, मेरे को बाकी सब्जेक्ट में भी कोर्स करना है, तो मेरा आने जाने में भी 1 घंटा वेस्ट हो जाता है। तो तू तेरे पास और कौन सा टाइम खाली है यश? क्योंकि मेरे अभी 11th के ऑनलाइन 3 बैच और चलते हैं और उसमें वही टॉपिक चल रहे हैं जो तेरे छूटे हुए हैं। तो उन तीनों में से तू किसी में भी आ सकता है, मैं तेरे को उन तीनों के टाइम भेज देता हूँ। सर कोई भी टाइम चलेगा, बस मेरे को ऑफलाइन आने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है वहां तक आने में, हाँ, कोई कोई इसलिए। दिक्कत की बात नहीं है। देख, ये वाला तो चल ही रहा है। मैं तेरे को बाकी तीनों यस के सर। टाइम भी भेज रहा हूँ और उसमें क्या टॉपिक चल रहा है वो भी भेज रहा हूँ। ठीक है? जी 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 सर। ठीक है, ओके यार। चल अब्दुल, थैंक अपन यू अगले सर। वीक मिलते हैं ना अब्दुल? ओके बाय यार, बाय। थैंक यू सर।